हाँ, तो पिछले वीडियो में सुपर 30 यानी कि 30 क्वेश्चन करने के बाद आज और उतने ही क्वेश्चन लेके हो रहे हैं अपन। इन सारे क्वेश्चनों कर लेना, ये लाइफ में बहुत काम आएंगे। ये तो 3 नंबर का चैप्टर है, अपने बोर्ड के अंदर से बाहर जा ही नहीं सकता, और फिर भी अपने लाइफ में आगे फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाला है। इसमें इतना नॉलेज करवा दूंगा आपको। बहुत ही डीपली मैंने इसके क्वेश्चन आंसर छांट लिए, एक 2 लाइन जितने बन सकते थे बना लिए, ठीक है। और इसमें एक बेनिफिट और आपको बताऊं कि अपने 30 उसमें बनाए, उसमें कितने बनते थे, और इनमें जितने भी क्वेश्चन है 50-60 जितने बने आपके क्वेश्चन, इन क्वेश्चन से बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये कि आप खुद सेल्फ टेस्ट भी दे सकते हो। छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्या करना है, ये सब क्वेश्चन आप अपने टेस्ट को बना लो एक छोटी सी अलग से, उस टेस्ट को भी लिख लो क्वेश्चन, ठीक है। अब उसको नोट्स वाली बुक से नोटबुक को कर दो बंद और खुद इसके आंसर लिखो, फिर अपनी नोटबुक से मैच करो, कितनी गलतियाँ आई उसको ठीक कर लो, तो अपने आप सेल्फ टेस्ट हो जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चन फॉर्म जितने चैप्टर होंगे मैं आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो 31वें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 30 पिछले वीडियो में हो गए थे। रक्त क्या, आज स्टार्ट करेंगे अपने ब्लड। हाँ, पहले बता दूं आज स्टार्ट क्या करेंगे, ब्लड से रिलेटेड जितनी बातें सारी सिखा दूंगा, बहुत नॉलेज वाली बातें हैं। व्हाट इज ब्लड, यानी ब्लड रक्त खून क्या है। बहुत सिंपल है कि एक लिक्विड पदार्थ होता है, आपको भी पता है ब्लड कैसा होता है, लिक्विड होता है, चिपचिपा होता है, मतलब इसके अंदर चिकनाहट होती है, समझ पर थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है, यानी कि ये फ्लूइडिक टिश्यू होता है विच इज थिक स्टिकी एंड रेड कलर, लाल रंग का होता है रेड कलर, एंड फ्लोज इनटू ब्लड वेसल्स। और हमारी ब्लड वेसल्स का मतलब जो ये ब्लड वेसल्स होती है, आपको दिख रही है जो अपनी ये नसें होती है, इन्हें ब्लड वेसल्स बोलते हैं, जिसमें ब्लड चलता रहता है, उनको रक्त नलिकाएं बोलते हैं। जिनमें खून चलता है, रक्त चलता है, रक्त नलिकाएं हो गई, ठीक है, सिंपल है। यानी रक्त एक तरल जीवित ऊतक है जो गाढ़ा व चिपचिपा लाल रंग का होता है तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता रहता है। रक्त वाहिनी का मतलब ब्लड वेसल्स में चलता रहता है, ये सब अपन जानते हैं। जिसके शरीर में ब्लड की कमी होती है, आपको पता है ब्लड की कमी से होने वाला रोग होता है एनीमिया, ठीक है। ब्लड की शरीर में जिसके भी शरीर में कमी है उसको एनीमिया डिजीज हो जाता है। बेसिकली गर्ल्स को ज़्यादा एनीमिया होता है। ये नॉर्मल नॉलेज की बात है जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है, रक्त किससे मिलकर बना होता है। ब्लड इज मेड अप ऑफ, तो सीधी सी बात है ब्लड बना होता है प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से, यानी कि प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसल्स। ये ब्लड कार्पसल्स और प्लाज्मा अभी आगे बताने वाला हूँ, सारी बातें सामने आ जाएगी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कार्पसल्स, प्लेटलेट्स, ये सारी बातें आगे आ जाएगी, ठीक है। अभी इतना मान लो कि ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल, सॉरी प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल से बना हुआ होता है कौन, रक्त, यानी कि प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है 1 मार्क्स में। फिर है ये जो प्लाज्मा है, अब समझ में आएगा ये प्लाज्मा क्या काम करती है, फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा। प्लाज्मा के क्या काम है। प्लाज्मा बेसिकली जो हमारे आंतें होती है, समझ पा रहे हो, प्लाज्मा फंक्शंस टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का मतलब आंतें, जो हमारी आंतें होती है, प्लाज्मा आंतों से अशोषित पोषक, मतलब जो शोषित नहीं हो, जिसको एब्जॉर्ब ना किया जा सके। थोड़ा सा हिंदी वाले ध्यान रखना यार, ये प्लाज्मा में से गलत लिख गया, सब में आधा ज है, ठीक है। ये जहाँ पर भी हिंदी वर्ग में ज लिखा है वो आधा ज कर लेना, ठीक है। तो प्लाज्मा का ध्यान रखना, प्लाज्मा आंतों से जो अशोषित, मतलब जो हमारे इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्ब नहीं जो कर पाती न्यूट्रिएंट्स को, उसको उन तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने तथा विभिन्न अंगों से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने, उत्सर्जी का मतलब बाहर निकालने तक का काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब। तो ये हुआ कि जो हमारे इंटेस्टाइन तक जो कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाता उसको पहुंचाने का काम करती है, प्लस हमारी बॉडी के अंदर जो वेरियस बॉडी ऑर्गन्स कैरी हार्मफुल सब्सटेंस अगर हमारे बॉडी में आ जाते हैं तो उनको वहां से निकाल देती है। एक्सट्री का मतलब बाहर निकाल देती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, डिफरेंट ऑर्गन्स टू द एक्सट्री ऑर्गन्स, यानी उत्सर्जी अंगों तक। उत्सर्जी अंगों तक का मतलब हम आगे पढ़ेंगे उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं, बायोलॉजी का चैप्टर 2 जब पढ़ेंगे वहां पता चल जाएगा उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं, ठीक है। जो उनके माध्यम से मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं शरीर के, जिनके अपने जो अपशिष्ट हैं या फिर हार्मफुल सब्सटेंस बाहर निकलने होते हैं, वो वाले उन वाले पार्ट से बाहर निकलवा देती है। ये किसका काम है, ये प्लाज्मा का काम है। बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, 34 34वां, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड कार्पसल्स, यानी कि रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आने के पूरे चांस है। तो रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु। ये सुना ही होगा आपने नाम, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब इन तीनों के काम भी मैंने साथ का साथ लिखवा दिया, समझ पा रहे हो। तो ये भी आपको एग्जाम में लिख के आना है।
आरबीसी क्या काम करती है? पहली बात तो देखो, ब्लड का रंग लाल आरबीसी की वजह से ही होता है। ब्लड का या रक्त का जो रंग लाल है, रेड है, वो आरबीसी की वजह से ही होता है। दूसरा कि हमारे जो ये श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ब्लड डब्ल्यूबीसी, ये क्या काम करती है? शरीर की रोगाणु आदि से रक्षा करती है, यानी कि हमारे शरीर में प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस। कोई भी रोगाणु अंदर एंटर होते हैं तो उनसे ये हमें बचाती है डब्ल्यूबीसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर में डब्ल्यूबीसी का होना ज़रूरी है। और मेन है बिंबाणु, प्लेटलेट्स। अगर जिसके ये देखो, मैं आपने सुना होगा कि जब किसी को डेंगू डिजीज़ हो जाता है, डेंगू हो जाता है किसी को, तो डेंगू होने के बाद उसकी प्लेटें कम हो जाती है। प्लेटें का मतलब प्लेटलेट्स कम हो जाती है, कहते हैं ना कि प्लेटें कम हो गई, लोकल वर्ड है, वैसे वो प्लेटलेट्स होती है। प्लेटलेट्स का मतलब बिंबाणु, ठीक है, बिंबाणु कम हो जाता है तो फिर उस टाइम पर वो क्या होता है, ज़्यादा कम होने से, ज़्यादा 25, 30, 40 हज़ार से और ज़्यादा कम हो जाता है, 75 या 50 हज़ार से, तो उसकी डेथ भी हो जाती है। तो उस टाइम पर उसका ब्लड अगर कम होगा, ब्लड वापस उसको दिया जाता है। तो काफ़ी सारी प्रोसेस है, वही ये है, मतलब कि रक्त वाहिनियों की सुरक्षा, हमारे ब्लड जो वेसल्स है उसके अंदर ये रक्त वाहिनियों की सुरक्षा कैसे, जो हमारे ब्लड प्रोटेक्ट द कहा गया, प्रोटेक्ट द बॉडी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स से कैसे हेल्प करेगा कि ब्लड वेसल्स में आपको पता है ब्लड का प्रेशर कम ज़्यादा हो जाता है, बीपी लो और बीपी हाई, लेकिन ये उनसे सबसे ब्लड वेसल्स का प्रोटेक्ट करता है। या फिर ऐसा मान लो कि बाहरी कोई आघात होता है, नसों पर कोई बाहरी अटैक होता है, तो भी हमें ये बचाता है, यानी कि प्रोटेक्ट द ब्लड वेसल्स एंड हेल्प्स द प्रिवेंट ब्लीडिंग, यानी कि रक्त स्राव रोकने में। आपने सुना होगा रक्त का थक्का जमना, जैसे किसी को कहीं चोट आ गई, ठीक है, पहली बात तो जितनी कोशिश हो ये ब्लड वेसल्स को टूटने नहीं देता, मतलब रक्त नलियों को टूटने नहीं देता, कोशिश करता है डब्ल्यूबीसी, सॉरी ये बिंबाणु, प्लेटलेट्स। लेकिन अगर लग भी गई, ज़्यादा चोट लग जाती है तो ब्लड, खून आना शुरू हो जाता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है। जब ब्लड आना शुरू हो जाता है तो उस ब्लड में कब किन्हीं की देखना, आप ज़्यादा निकलता ही रहता है, ब्लड रुकता नहीं है। इसका मतलब उसके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है, इससे रक्त रुकता है, ब्लड रुकने काम आता है, ठीक है, ओके। फिर है, तो तीनों काम समझ में आ गए, ये रक्त कणिकाएं के प्रकार है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। फिर है रक्त का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? अब आ जाता है ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्लड, यानी कि विच साइंटिस्ट क्लासिफाइड द ब्लड, तो उसका आंसर होगा सर्वप्रथम वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में रक्त का विभिन्न समूह, जो ग्रुप होते हैं ना, ABO, 4 ब्लड ग्रुप, उनका वर्गीकरण कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था 1901 में। फर्स्टली कार्ल लैंडस्टीनर, एंड ऑस्ट्रेलियन था, साइंटिस्ट था, वैसे ही आप चाहो तो हिंदी वाले ऑस्ट्रेलियन ले सकते हो। सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर 1901 में, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट इन 1901 क्लासिफाइड द ब्लड इनटू डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। कौन कौन से? ABO, अभी आगे बता दूंगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन उतारो, उसके बाद अपन और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36वां। हाउ मेनी एंटीजन आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द ब्लड कार्पसल्स, यानी जो रक्त कणिकाएं होती है उनकी सतह पर मुख्य रूप से कितने प्रकार के प्रतिजन यानी एंटीजन पाए जाते हैं? तो बहुत सिंपल है, एंटीजन ए, एंटीजन बी, प्रतिजन ए, प्रतिजन बी, सिंपल है। अपने चैप्टर में ये पूरी पढ़ने वाली बातें, एंटीजन ए, एंटीजन बी 2 होते हैं, बेसिकली आपको ही ध्यान रखना, ठीक है। फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? तो इन एंटीजन के बेस पर, जो एंटीजन ए और एंटीजन बी होता है ना, इन्हीं प्रतिजनों के आधार पर जो रक्त समूह होता है उसके 4 प्रकार होते हैं। समझ पा रहे हो? आपको ऐसा लिखना है कि प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर 4 प्रकार के रक्त समूह या फिर 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। कौन कौन से? यानी कि बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ दीज 2 एंटीजन्स 4 ब्लड ग्रुप्स आर फाउंड, A, B, AB एंड O। अब एग्जाम में कैसे लिख के आओगे? एग्जाम में ये आंसर तो ऊपर लिखा हुआ रहेगा नहीं कि आप ये कह दोगे ये दोनों एंटीजन, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? जहाँ पर 2 एंटीजन लिखा हुआ है वहाँ पर आपको 2 एंटीजन ना लिखिए, एंटीजन ए व एंटीजन बी लिखिए ना एग्जाम में। समझ पा रहे हो? यानी कि जहाँ पर आप लिखा ना, हालांकि हिंदी में लिखा ही नहीं मैंने, इन प्रतिजनों लिखा, तो इन प्रतिजनों का मतलब प्रतिजन ए और प्रतिजन, शुरुआत यहाँ से करनी है। मेरी बात समझ में आ गई? एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो, क्योंकि दोनों तो एक साथ तो आएंगे नहीं, वो बात ध्यान रखना। फिर अच्छा, और इनके जो क्लासिफिकेशन हुआ ABO, तो इस वर्गीकरण को ABO समूहीकरण कहा जाता है, ABO ग्रुपिंग कहा जाता है, ABO ब्लड ग्रुपिंग कहा जाता है। समझ पा रहे हो? एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज
एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। तो आप इसका आंसर भी सेम ही होगा, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का आंसर भी यही होगा, और ब्लड ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन पूछे या फिर टाइप्स पूछे तो भी यही होगा, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। फिर अपार्ट फ्रॉम ए एंड बी एंटीजन अनदर एंटीजन नेम्ड, अच्छा ये क्वेश्चन और आंसर एक साथ मिक्स है, एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अलग से याद करना है। देखो अपने यहाँ पर क्या पढ़ा कि रक्त कणिकाओं या ब्लड कार्पसल्स के पास में दो एंटीजन होते हैं, पढ़ लिया ना, एंटीजन ए और एंटीजन बी, प्रतिजन ए प्रतिजन बी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, रक्त कणिकाओं पर एंटीजन ए व एंटीजन बी, प्रतिजन ए व प्रतिजन बी के अतिरिक्त यानी इसके अलावा RH नामक एक प्रतिजन और पाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम ए एंड बी एंटीजन्स अनदर एंटीजन नेम्ड RH कैन ऑल्सो बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द RH ब्लड कार्पसल्स। इसके अलावा और पाया जाता है। RH के बारे में बहुत नॉलेज कराऊंगा मैं आपको भी। RH दो तरह का होता है, RH फैक्टर जो होता है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो होता है, RH धनात्मक और RH ऋणात्मक, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, और इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाला भी आगे। फिर है RH समूहीकरण, जैसे यहाँ पर अपने पढ़ा ABO समूहीकरण मतलब ABO ग्रुपिंग ब्लड ग्रुपिंग, वैसे RH ग्रुपिंग। व्हाट इज RH ग्रुपिंग? तो ये होती है वही जो मैंने अभी आपको बात बताई कि रक्त कणिकाओं की सतह पर अगर RH प्रतिजन उपस्थित हो मतलब प्रेजेंट हो तब तो हम कहेंगे कि RH पॉजिटिव है, और रक्त कणिकाओं की सतह पर RH प्रतिजन अनुपस्थित हो यानी कि एब्सेंस हो तो रक्त कणिका कहेंगे हम ऋणात्मक है। अगर पाया जा रहा है तो प्लस मतलब है मतलब प्लस, नहीं है मतलब नेगेटिव, और इस पूरी व्यवस्था को RH समूहीकरण कहते हैं। यानी कि इफ RH एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड कार्पसल्स तो ब्लड इज RH पॉजिटिव ब्लड, और अगर RH इज नेक्स्ट कहाँ गया, हाँ द ब्लड विच रेड ब्लड कार्पसल्स आर डिवॉइड, ठीक है, एक ही बात है, यहाँ पर अपने प्रेजेंट लिखा था, सेम थ्योरी लिखना चाहते लिख देना, इफ RH एंटीजन एब्सेंट ऑन द surface of the surface of the red blood corpuscles तो blood called RH नेगेटिव। ये बातें दोनों याद रखनी है, और इस क्लासिफिकेशन को पूरे इस क्लासिफिकेशन को पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासिफिकेशन को दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड एज RH ग्रुपिंग, ठीक है, ओके। अब इस RH समूहीकरण या फिर RH जो वर्ड है इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, RH फैक्टर है क्या? तो ये आपको सीधा याद करना है, ज़्यादा 11th-12th का पार्ट है, बायोलॉजी लेके पढ़ लेना, सिंपल है। RH कारक करीब 417 अमीनो अम्ल का एक प्रोटीन है। RH कारक क्या होता है? 417 अमीनो अम्लों का एक प्रोटीन है। RH फैक्टर इज ए प्रोटीन ऑफ अबाउट 417 अमीनो एसिड्स, ठीक है। ये 40 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ो। अब मैं RH फैक्टर से कुछ और बातें आपको लर्न करा देता हूँ। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर बार आता है, ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, नौकरी के एग्जाम में भी सब में आता है। यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? जो सबको दे सकता है, सर्वदाता। सर्वदाता हिंदी वालों के लिए दीजिए पड़ेगा, सर्वदाता, दाता मतलब देने वाला, सबको दे सकता है। और एक होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी कि जो ले सकता है, ये सबसे ले सकता है, सर्वग्राही। ध्यान रखना, AB तो सबसे ले सकता है, और नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, ये सबको दे सकता है। इनकी एक खास बात ये होती है कि AB जैसे सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है, और दे किसको सकता है? A को दे सकता है, B को दे सकता है, AB को दे सकता है ना। अब ये जो O नेगेटिव है, O की एक खास बात ये होती है क्योंकि ये एक रेयर है, एक बहुत मुश्किल से मिलता है O नेगेटिव। O नेगेटिव सिर्फ O से ही ले सकता है, ये बड़ा इशू है। तो O जो भी ब्लड ग्रुप होगा वो O से ही ले सकता है, इसलिए इसको रेयर माना जाता है, बहुत मुश्किल से मिलता है O नेगेटिव ब्लड, ठीक है। तो ये O नेगेटिव, बाकी AB तो सबसे ले सकता है, तो उसका तो कोई इशू है ही नहीं, कोई सा भी। और ब्लड ग्रुप का ध्यान रखा जाता है डॉक्टर, जब भी आप जैसा अपना अगर ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है या फिर A है या B है, AB है, चारों में से कोई सा भी हो, तो अपना जो ब्लड ग्रुप है वही ब्लड अपने चढ़ाया जाएगा, वरना इंसान की डेथ हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है अंदर। जैसे O नेगेटिव है तो आपको O ग्रुप का ब्लड चढ़ेगा, A, B और AB तीनों नहीं चढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन AB जिसका ब्लड ग्रुप है वो सबसे ले सकता है, वो A से भी ले सकता है, चढ़ जाएगा उसकी बॉडी में, B से भी चढ़ जाएगा, और AB से भी चढ़ जाएगा, O से भी चढ़ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अपन ने अभी भी एक बात पढ़ी थी RH फैक्टर की, है ना, RH फैक्टर की अपन अभी बात पढ़ी थी, और 80 क्वेश्चन ये कि विश्व के कितने प्रतिशत व्यक्तियों का रक्त RH पॉजिटिव है? तो अबाउट 85% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखना पड़ेगा RH पॉजिटिव, लिखा ही नहीं, RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव ब्लड है,
ठीक है, बट 85% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन ब्लड कितना क्या है, आरएच पॉजिटिव ब्लड इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के 85% लोगों में तो आरएच पॉजिटिव है और 15% लोग ही ऐसे हैं जिनका ब्लड आरएच नेगेटिव है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम आ सकता है। पूरे संसार में लगभग 85 मतलब लगभग का आरएच पॉजिटिव होता है, 15% का आरएच नेगेटिव भी है। फिर 43वां, किस रक्त समूह में ए व बी दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। विच ब्लड ग्रुप्स कंटेन्स बोथ ए एंड बी एंटीजन्स, तो वो है ओ, जिसका ओ ब्लड ग्रुप है, ओ रक्त समूह है, उसके अंदर एंटीजन ए और एंटीजन बी। ये सीधे सीधे फैक्टर क्वेश्चन है, सीधे याद करो, कोई इसमें समझाने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, सीधा याद करो डायरेक्ट, जिसके अंदर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाए जाते हैं। फिर अपन ने बात करी जो आरएच की बात करी अभी, आरएच फैक्टर की, तो ये आरएच फैक्टर सबसे पहले मकाका रेसस, ध्यान रखना क्वेश्चन और आंसर एक साथ ही मैंने पॉइंट लिख दिया है। आरएच कारक की सबसे पहले मकाका रेसस नाम के बंदर में खोज की गई थी। ध्यान रखना, मकाका रेसस नाम का कोई बंदर था, उसके अंदर सबसे पहले आरएच फैक्टर की पहचान की गई थी, डिस्कवर्ड किया गया था। आरएच फैक्टर वाज डिस्कवर्ड इन स्पीसीज ऑफ मंकी नेम्ड मकाका रेसस, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आएगा, याद रह जाएगा। आरएच फैक्टर सबसे पहले किस में खोज की, मकाका रेसस नाम के बंदर में। 45, मानव में कितने प्रकार के आरएच फैक्टर या आरएच कारक पाए जाते हैं। हाँ, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएच फैक्टर इन ह्यूमंस, तो 5 प्रकार के हमारे शरीर में आरएच फैक्टर पाए जाते हैं। आरएच डी, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएच फैक्टर आर आरएच डी, आरएच ई, फिर आरएच स्मॉल ई, आरएच कैपिटल सी और आरएच स्मॉल सी। इजी है, इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डी 2 बार ई है, 2 बार सी, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, फिर है कौन सा आरएच कारक सबसे महत्वपूर्ण है, इनमें से कौन सा आरएच कारक है वो सबसे महत्वपूर्ण है, विच आरएच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो है आरएच डी। ये जो आरएच डी होता है ना, ये सबसे बिकॉज इट इज ए प्रीडोमिनेंटली इम्यूनोलॉजिक, ठीक है, यानी क्योंकि ये सर्वाधिक प्रतिरक्षाजन्य, ये हमारे सबसे ज़्यादा प्रतिरक्षा करता है हमारे शरीर में, ये हमारे लिए इम्यूनोलॉजी का काम करता है, इम्यूनोजेनिक। इसका मतलब ये हुआ कि आरएसडी, आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन इतना से आएगा कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा, तो आपको आरएसडी लिखना, मैंने ऐसे रीजन लिख दिया, साथ में ये भी आप लिख सकते हो। और एक छोटी सी टेबल आपके कोर्स में दे रखी है, उसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है 47 देखो, ये पूछ रहा है आपसे कि राइट डाउन द नेम ऑफ द एलीज विच कंट्रोल द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, रुधिर वर्ग होता है, रुधिर ट्रांसफ्यूजन जो होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसको नियंत्रित करने वाले विकल्पियों के नाम लिखो। तो वो है, देखो, ए जो जिसका ब्लड ग्रुप होता है उसमें होता है IA, ये एक तरीके से जीन है, एक तरीके से क्या है, जीन है। जिसका ए ब्लड ग्रुप होता है उसमें जीन IA, बी वाले में IB, और जिसका O होता है उसमें IO, और जिसका AB होता है ब्लड ग्रुप, हालांकि ये एक्स्ट्रा चीज़ है, वो भी बाद में लिखूंगा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। ये 3 आपके ऐसे विकल्पी होते हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कंट्रोल का काम करते हैं, IA, IB और IO, ये आपको याद रखना है। एक ध्यान रखना, इस IO को स्मॉल I भी कहते हैं, ये जो IO है ना, इसको आप स्मॉल I भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इन्हीं से रिलेटेड एक छोटी सी टेबल है जो 1 मार्क्स में, उसमें से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो टेबल बताता हूँ आपको, एक टेबल आएगी एग्जाम के अंदर, आपको ऐसे प्रैक्टिस कर लो। इधर तो लिखते हैं अपन ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, रक्त समूह है, ठीक है, और इधर है जीनोटाइप, यानी कि जीन प्रारूप। इसको समझना थोड़ा सा कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें जो जीन प्रारूप पाई जाएगा वो पाया जाएगा IA, जिसका बी है उसमें पाया जाएगा IB, जिसका AB है उसमें IA और IB, ठीक है, और जिसका O है उसमें, हालांकि वैसे होता नहीं नेगेटिव, या फिर इसको स्मॉल I भी दिखा सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन उठा सकता है, आपसे पूछ लेगा कि ब्लड ग्रुप रक्त समूह A में A का जीन प्रारूप बताइए, तो आप लिख दोगे IA, या फिर AB का पूछ लेगा तो AB में AB और B, इसलिए I और IB, O का स्मॉल I, ठीक है। ये कुछ प्रैक्टिस करनी है, 3 मेजर होते हैं, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया।
ये आपको चारों के चारों प्रैक्टिस कर लेना, कोई सा भी यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन उठ के आ सकता है, इसको आप टेबल एज इट इज बना लो, ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगी। ठीक है। हाँ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, बहुत नॉलेजेबल भी है और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस भी है। देखो, अगर मदर यानी कि माँ, पूरी बात सुनना, अगर माँ और उनके जो पेट में बच्चा होगा, ठीक है, उस बच्चे की मैं अगर बात करूँ, भ्रूण बोल दो उसको, एम्ब्रियो बोल दो, यानी कि भ्रूण, क्योंकि वो अभी तो पेट में है। तो ध्यान रखना, अगर माँ का जो RH फैक्टर है वो सपोज पॉजिटिव है और बेबी का RH नेगेटिव है, ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर मम्मी का RH पॉजिटिव है और उसके बच्चे का भ्रूण का RH नेगेटिव है अगर, तो ध्यान रखना ऐसी केस में जब इस माँ की डिलीवरी होगी तो जो फर्स्ट डिलीवरी होगी, पूरी बात सुनना, जो फर्स्ट डिलीवरी होगी वो तो नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल का मतलब सामान्य, मतलब बच्चा जीवित रह जाएगा। पूरी बात सुनना कि अगर मम्मी का जो ब्लड है वो RH पॉजिटिव है और भ्रूण एम्ब्रियो का जो पेट में बच्चा है उसका अगर ब्लड RH नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में फर्स्ट डिलीवरी तो हो जाएगी नॉर्मल, यानी कि बच्चा जीवित रह जाएगा। लेकिन अब जो सेकंड डिलीवरी होगी, सेकंड डिलीवरी नेक्स्ट टाइम है ना, तो नेक्स्ट टाइम जब डिलीवरी होगी, उस नेक्स्ट टाइम डिलीवरी का मतलब पहला प्रसव में, तो हिंदी में बोलते हैं प्रसव, पहले प्रसव में तो बच्चा नॉर्मल यानी कि सामान्य हो जाएगा, सामान्य जीवित रहेगा। लेकिन सेकंड जब डिलीवरी होगी या सेकंड प्रसव जब होगा, उस टाइम पर बच्चा 100% है कि उसकी डेथ हो जाएगी, लगभग चांस है, मतलब वो मरा हुआ पैदा होगा। पूरी बात सुनना है ना, या तो मरा हुआ पैदा होगा, या फिर जन्मते ही मर जाएगा, या फिर कभी कभी अगर वो बच भी गया तो उसको हेपेटाइटिस, समझ पा रहे हो, हेपेटाइटिस नामक रोग हो जाएगा, बहुत ही कमज़ोर होगा और हेपेटाइटिस नामक बीमारी हो जाएगी। ठीक है, और हेपेटाइटिस अपने चैप्टर आई थिंक फर्स्ट में किसी पढ़ी थी, हेपेटाइटिस नाम की रोग जो जिस माँ के दस्ती वगैरह होते हैं ना, वैसे वाले बच्चे, तो वैसा हो जाएगा, डिलीवरी या तो मरा हुआ हो जाएगी, फिर हेपेटाइटिस नाम की बीमारी हो जाएगी। और इस हेपेटाइटिस जो बीमारी का जो बच्चा होगा बहुत ही कमज़ोर होता है, ये लगभग चांस तो है कि सेकंड डिलीवरी में वो डेथ हो जाएगी। फिर ऐसा बच्चा जिसके हेपेटाइटिस होता है वो इस रोग को रक्ताणु कोरकता कहते हैं। ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस, यानी कि ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इन टॉपिक से आ सकता है, इसलिए बहुत बड़ी थ्योरी थी ये, 1.5-2 पन्नों की थ्योरी है। मैंने आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बता दी, इसमें से मार्क्स में क्वेश्चन कटना नहीं चाहिए। कि फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल होती है कब, जब मम्मी का ब्लड RH पॉजिटिव हो और बच्चे का RH नेगेटिव हो, और जब इनकी फर्स्ट डिलीवरी तो नॉर्मल होगी, सामान्य होगा पहला प्रसव तो, लेकिन सेकंड डिलीवरी दूसरा जो प्रसव है उसमें बच्चा या तो मरा हुआ पैदा होगा, फिर मर जाएगा, या फिर उसको अगर वो जन्म जीवित रह भी जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर या फिर हेपेटाइटिस नामक रोग हो जाएगा उसको। और इस रोग को इस तरीके के प्रोसेस से होने वाले रोग को रक्ताणु कोरकता, इस पूरी प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में होने वाले रोग को रक्ताणु कोरकता, या फिर इस पूरी प्रोसेस में होने वाली, जितने भी प्रोसेस में होने वाली डिजीज़ को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या भाई, इस हिसाब से तो फिर सेकंड डिलीवरी कभी होगी नहीं ऐसी कंडीशन में। तो फिर एक ऑप्शन है कि ऐसी कंडीशन में अगर फर्स्ट डिलीवरी में बच्चा जीवित नॉर्मल हो गया और पता चल गया कि इसका इस तरीके से इनका ब्लड था, तो फर्स्ट डिलीवरी जब हुई उसके 24 घंटे के अंदर, ध्यान रखना 24 आवर्स के अंदर इनको एक टीका या वैक्सीन लगता है। 24 घंटे आजकल आई थिंक बुक में आपके 24 घंटे हैं, वैसे 72 घंटे के तक भी चलता है, 72 आवर्स, लेकिन आपकी बुक में ये है तो यही लिखना, 24 घंटे के अंदर वैक्सीन या टीका लगाया जाता है। और वो टीका होता है, ध्यान से सुनना, वो टीका होता है IgG, ध्यान से सुनना, IgG एंटीजन का होता है, IgG प्रतिरक्षी का मतलब एंटीबॉडी। पूरी बात को फिर से समझाता हूँ कि अगर फर्स्ट डिलीवरी में पता चल गया कि इस तरीके का बच्चा है और इस तरह की मम्मी है, तो फर्स्ट डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर IgG प्रतिरक्षी यानी कि IgG एंटीबॉडी का आपको इसको एक वैक्सीन या फिर टीका लगाया जाता है। समझ पा रहे हो, 24 घंटे के अंदर फर्स्ट डिलीवरी के दौरान ही, ठीक है, टीका लगाया जाता है। तो फिर सुनना, इस टीका जो लगा, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रोहेगम।
ये ध्यान रखना, RHOGAM। इस पूरे प्रोसेस को रोहगम कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रोहगम किसे कहते हैं, तो आप ये लिखेंगे कि जब फर्स्ट डिलीवरी होती है और जब इस तरीके का प्रोसेस का पता चलता है कि मम्मी के ब्लड RH पॉजिटिव है, बच्चे का नेगेटिव है, तो उस पर फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पर पहले प्रसव के दौरान 24 घंटे के अंदर अंदर IgG प्रतिरक्षी का एक टीका या वैक्सीन लगाया जाता है, जिसी को रोहगम कहा जाता है। आई थिंक आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो ऐसा केस जब भी हो तभी कहा जाता है कि डिलीवरी हमेशा हॉस्पिटल में करानी चाहिए, ताकि पता रहे। वरना जो नॉर्मल पहले अपन सुनते आए थे, तो वो गांव वगैरह में क्या होता था कि जो डिलीवरियां होती है वो घर पे लोग करवा लेते थे, तो फिर ये पता ही नहीं चलता भाई। वहाँ पर जांच करने के लिए तो कोई मशीन तो है नहीं कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। तो फर्स्ट डिलीवरी के बाद में बाकी जितने बच्चे होते हैं उनकी डेथ होती चली जाती थी। तो ये एक रीज़न है। अब इसका ऑप्शन इलाज है, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर, उसके बाद में तो नहीं होगा। ये ज़रूर आपको ध्यान रखना, ये प्रोसीजर आपका है वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बड़ी थ्योरी थी, लेकिन मैंने शॉर्ट एंड डायग्राम की शेप देके इसको समझा दिया। ठीक है, तो देखो 47 के बाद में 2 क्वेश्चन कौन से हो गए, तो टेबल वाला वो 48, एक 49 जो मैंने अभी डिजीज वाला बताया। अब क्वेश्चन नंबर 50वां, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू परफॉर्म ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखो वैसे तो आजकल तो ब्लड हर कोई डोनेट करता है, लेकिन सोचो जिसने फर्स्ट टाइम किया वो बड़ा आदमी कहलाएगा। ठीक है, यानी कि प्रथम रक्तदान किसके द्वारा किया गया, तो 15 जून 1667 में फ्रांस के चिकित्सक थे डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट। ठीक है, बैप्टिस्ट डेनिस द्वारा। ठीक है, डॉक्टर जैन बैप्टिस्ट है, सॉरी ये बैप्टिस्ट बोलते हैं उसको, बैप्टिस्ट डेनिस, ए फ्रेंच फिजिशियन ऑन 15 जून 1667। याद रखना ये फ्रांस का डॉक्टर था। ठीक है, जैन बैप्टिस्ट डेनिस 15 जून 1667 को इसने पहली बार ब्लड डोनेट किया। ठीक है, फिर रक्तदान की आवश्यकताएं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिक्वायरमेंट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो क्या क्या है देखो। पहली बात तो ये कि इस शब्द का मतलब समझ में नहीं आएगा आपको। ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जिसको, जैसे ये है कि रक्तदान, हिंदी में बड़ा टेढ़ा है, रक्तदान यानी कि रक्त कब चढ़ाया जाता है, ये मान लो। ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ब्लड कब चढ़ाया जाता है, इंग्लिश में तो इजी है ट्रांसफॉर्मेशन। रक्तदान इसका मतलब ये है कि अपन किसी बॉडी बंदे में ब्लड कब चढ़ाएंगे, जब अत्यधिक रक्तस्राव हो गया हो, मतलब कि उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड निकल गया हो, एट द टाइम टू एक्सेसिव ब्लीडिंग। कब निकलता है, तो कोई चोट लग गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, जो भी, उस टाइम पर ब्लड चढ़ाने की उसको जरूरत पड़ेगी। सेकंड, शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी होने पर, जिसे सीरियस ब्लड डेफिशिएंसी भी बोलते हैं, लाइक एनीमिया वगैरह डिजीज जिनको होता है ना, ब्लड की कमी से एनीमिया हो जाता है, आयरन की कमी से भी होता है एनीमिया तो खैर। तो शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर। तीसरा है शल्य चिकित्सा के दौरान, ड्यूरिंग सर्जरी, मतलब जब आपका ऑपरेशन सर्जरी होती है, ऑपरेशन उस टाइम पर काफ़ी मात्रा में ब्लड निकल जाता है, तो इस कंडीशन में भी रक्तदान यानी कि ब्लड चढ़ाया जाता है। फिर है आदान की प्रक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ्यूजन। अब ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस को समझो पूरा। सब आप ब्लड कैसे चढ़ाओगे, तो सबसे पहले सपोज मुझे ब्लड चाहिए, तो मेरे को जिस बंदे का ब्लड चढ़ रहा है ना, उसका और मेरा ब्लड ग्रुप मैच किया जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा, ब्लड ग्रुप का मतलब रक्त समूह को मैच किया जाएगा। सपोज अगर मेरे में O नेगेटिव है तो उसका भी O नेगेटिव होना चाहिए। ये पहली बात तो ये है कि ब्लड को मैच किया जाएगा। दूसरा कि जैसे जिस भी बंदे ने ब्लड डोनेट किया हुआ होगा, पहले से रखा होता है, तो ऐसा था नहीं कि मुझे भी चाहिए तभी बंदे को पकड़ा ब्लड निकाल के, ऐसा नहीं। ब्लड को पहले निकाल ले लिया जाता है किसी से, उसको बेहतर 24 घंटे के लिए एक लाइब्रेरी में रखा जाता है, वो पूरा तरीके से उसको साफ़ किया जाता है, डायरेक्ट ब्लड नहीं चढ़ाया जाता, और फिर उसको स्टोर रूम में स्टोर करके रख दिया जाता है। लेकिन एक शर्त है कि सपोज मुझे अभी ब्लड चाहिए, तो उस स्टोर रूम से जहाँ ब्लड रखा हुआ है, संग्रहित किया हुआ है, उससे निकालने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर मेरे को ब्लड चढ़ जाना चाहिए, वरना ब्लड काम का नहीं रहेगा। यानी कि जैसे ऐसा मान लो कि फ्रिज में रखा हुआ है, फ्रिज एक स्टोर रूम है, ठीक है, तो फ्रिज से अगर ब्लड को बाहर निकाल लिया तो 30 मिनट के अंदर अंदर वो ब्लड मेरे बॉडी में चढ़ जाना चाहिए, वरना वो ब्लड का क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये शर्त है। पहला पॉइंट, द प्रियर टू ट्रांसफ्यूजन द पेशेंट ब्लड मैच्ड विद द ब्लड ऑफ द डोनर। सबसे पहले ब्लड का मतलब सबसे पहले तो आदान से पूर्व मरीज के रक्त का दाता के रक्त से मिलान किया जाता है। दूसरा, संग्रहित रक्त, यानी जहाँ पर स्टोर किया हुआ है ब्लड,
उसको आदान प्रक्रिया मतलब ब्लड चढ़ाने वाली प्रोसेस, आदान प्रक्रिया मतलब जब ब्लड अब चढ़ा रहे हो शरीर में, आदान प्रक्रिया शुरू करने के केवल और केवल 30 मिनट पूर्व ही भंडारण क्षेत्र से बाहर लाया जाता है। ठीक है, द कलेक्टेड ब्लड इज ब्रॉट आउट ऑफ द स्टोरेज एरिया जस्ट 30 मिनट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस। स्टार्ट करने से 30 मिनट पहले बाहर लाया जाता है, वरना जब तक उसको वहीं पर रखा जाता है। फिर एक क्वेश्चन है, रक्तदान कितने प्रकार का होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन। तो 2 प्रकार का होता है, पहला समजात आदान यानी और दूसरा समजीवी आदान, यानी 2 टाइप्स, एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन और ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। दोनों के बारे में अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, दोनों के बारे में वही बता देता हूँ। ठीक है, ये हो गया अपने टोटल 53 क्वेश्चन। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है व्हाट इज एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो ये ऐसे नाम है, डेफिनेशन बड़ी मुश्किल होती है, समझ में नहीं आता, इसलिए मेरी बात समझना। ये कह रहा है कि समजात आदान, हिंदी वालों को तो बड़ी दिक्कत है क्योंकि वर्ड ही ऐसे हैं। समझाते हो, आदान का मतलब मैं फिर बता दूं हिंदी वालों के लिए, आदान का मतलब होता है ब्लड, जैसे मुझे ब्लड की जरूरत हो तो मेरे लिए ब्लड आदान हो गया, मतलब ले लिया मैंने। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन। अब समझात आदान की बात करूँ ना, तो वो है ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्तियों की संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता हो, यानी कि सच अ ट्रांसफ्यूजन इन विच ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम अदर पर्सन इज यूज्ड। सपोज ऐसे समझना, सपोज मुझे ब्लड चाहिए, तो मैंने अगर किसी दूसरे बंदे का ब्लड लिया हो, मतलब मेरे शरीर में किसी दूसरे बंदे का ब्लड चढ़ा दिया हो, किसी अदर पर्सन का, ये तो हो गया समजात। बस ब्लड ग्रुप तो मैच करेंगे, जैसे मुझे मेरा ओ नेगेटिव, मुझे ओ नेगेटिव ओ ब्लड ग्रुप का ही चाहिए, वो तो मैच करेंगे। लेकिन किसी अन्य पुरुष का या फिर किसी महिला, कोई वो बात अलग है, किसी अन्य पर्सन का अगर मुझे ब्लड दे दिया हो। ऐसे ही समजीवी आदान बिल्कुल डिफरेंट है, वो तो था किसी अदर का मैंने यूज़ किया, मुझे ब्लड चढ़ा दिया। अब मेरा खुद का ही, जैसे मैंने 10 दिन पहले, 5 दिन पहले या फिर कल ही ब्लड दिया, डोनेट किया हो, और फिर आज मुझे ज़रूरत पड़ गई तो उसी ब्लड को मेरे चढ़ा दिया। कहने का मतलब ये है कि ऐसा आदान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का ब्लड जो संग्रहित करके रखा हुआ है वो उपयोग में लिया जाता हो। समझ में आ गई? उसे बोलते हैं ऑटोजेनिक, खुद का ब्लड खुद के लिए, यानी कि सच अ ट्रांसफ्यूजन इन विच ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन इटसेल्फ इज यूज्ड। ठीक है, खुद का ब्लड को खुद के लिए यूज़ करना, वो कहलाता है समजीवी, वह समजात। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, फिर है ब्लड डोनेट मतलब चढ़ाते समय रक्तदान के दौरान क्या क्या हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो कुछ 2-3 बातें लिखनी है, क्योंकि अपना चैप्टर 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आने वाला है, तो अपन 2-3 मैंने सेलेक्ट करी आपके लिए इजी कि दाता जो होता है, डोनर मतलब ब्लड देने वाला, और लेने वाला होता है रोगी। तो दाता व रोगी के सबसे पहले कौन सा मिलाना है? एबीओ प्रतिजन का मिलान करना है, यानी कि मैचिंग एबीओ एंटीजन इन द ब्लड ऑफ द पेशेंट एंड द डोनर, कि उसका ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ओ है या फिर ए बी है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, उस एंटीजन को मिलाना है। ब्लड ग्रुप भी मिलाना प्लस उसके एंटीजन मिलाना है। ठीक है, एंटीजन का मतलब प्रतिजन को मैच करना है। फिर अपने कल पढ़ा था आरएच कारक, आरएच कारक उसका नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये बहुत ज़रूरी है मैच करना। दूसरी बात कौन सी है कि दोनों के रक्त में आरएच कारक का मिलान करना है। नेगेटिव है तो नेगेटिव का चढ़ेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चढ़ेगा। हालांकि 85 to 90% लोगों में आरएच फैक्टर पॉजिटिव होता है, तो मोस्टली पॉजिटिव होगा, लेकिन फिर भी मैच तो करना पड़ेगा। यानी मैचिंग द आरएच फैक्टर इज द इन द ब्लड ऑफ डोनर एंड द पेशेंट। नंबर 3 है दाता के रक्त में रोग कारक, मतलब कोई रोग तो नहीं हो या फिर कोई हानिकारक हार्मफुल कोई तत्व तो नहीं हो, उनके ना होने की जांच करनी है कि उसके ब्लड, किसी का खून गंदा होता है, उस खून के अंदर क्या होते हैं कुछ ऐसे हार्मफुल, मतलब कि अपन बात करें कि टेस्टिंग डोनर्स ब्लड फॉर द एब्सेंस ऑफ एनी पैथोजन या फिर हार्मफुल सब्सटेंस, कोई हार्मफुल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए उस ब्लड के अंदर, ये भी जाँच होनी चाहिए, तभी ब्लड को किसी बंदे को अपन दे सकते हैं। तभी आपने देखा होगा जब ब्लड डोनेट किया जाता है तो आपसे पूछता है कि आपको कोई डिजीज़ तो नहीं है, पहले ही पूछ लेता है। फिर भी वो पूछने से काम नहीं चलेगा, फिर उसकी चेकिंग होती है, फिर चेक करने के बाद में ब्लड डोनेट किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 बातें वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कोई सी 2 या 3 लिख सकते हो। ठीक है, फिर एक लास्ट क्वेश्चन और है जो क्वेश्चन आंसर मिक्स है। ये है कि अगर हम सावधानियाँ नहीं बरतेंगे, प्रिकॉशंस नहीं करेंगे, तो क्या क्या डिजीज़ हो सकते हैं, कोई 2-3 लिख सकते हो। तो देखो, अगर आदान के दौरान बरती गई असावधानियों से हमें निम्न रोग हो सकते हैं।
HIV में भी स्टेज होती है। HIV जानते हो? यहाँ HIV की फुल फॉर्म बताऊँ तो ये तो हो गया ह्यूमन इम्यूनो वायरस या फिर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स की फुल फॉर्म होती है। तो वो एड्स इसी वायरस की वजह से होता है। तो इसमें भी स्टेज है, HIV फर्स्ट, HIV सेकंड, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C। याद कर लेना कोई 2-4 रोगों के नाम। अगर ब्लड में अपन नहीं ध्यान रखेंगे, सावधानियाँ बरतेंगे, प्रिकॉशन नहीं यूज़ करेंगे तो HIV फर्स्ट, HIV सेकंड, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C नाम के डिजीज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपका बच जाता है बस। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट करे हैं। 58, इन 58 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के चले जाना। 3 नंबर आपके कोई कहीं नहीं जा रहे हैं। 1+1+1 का मतलब 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स से आएंगे चैप्टर से, या फिर 1+2 के बच सकते हैं। 3 नंबर आपको, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ये पढ़ लो तो फिर कोई आपके पास ऑप्शन हो तो कुछ पढ़ लेना। मेरे हिसाब से आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि इसके बाद आएगा नहीं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के महत्व की व्याख्या करो। ठीक है, यानी कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन हेरिडेटरी, यानी आनुवंशिकता के अंदर ब्लड ग्रुप का क्या महत्व क्या है। देखो आपने सुना होगा ये जो फर्स्ट मैंने पॉइंट लिखा है कि इसका मुख्य रूप से यूज़ होता है, मुख्य रूप से इसका उपयोग होता है वो पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने में। समझ पा रहे हो? पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने में कैसे कि कभी कभी विवाद हो जाते हैं कि ये बच्चा किसका है, मतलब वहाँ पर फिर क्या मैच किया जाता है उसके इस ब्लड ग्रुप से पता चल जाता है, थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि जो अपने मम्मी पापा में ब्लड ग्रुप होता है ना वही अपन में होता है, ये रूल है। ठीक है, जो मम्मी का होगा वही अपना होगा या फिर जो पापा का वो अपना होगा, ये ब्लड ग्रुप फिक्स है। तो उस सोल्यूशन में काम आता है। फिर नवजात शिशुओं में रुधिर लाइनता, यानी कि अगर नवजात शिशु होते हैं ना छोटे बच्चे, उनमें ब्लड की अगर कमी है तो सक्सेसफुल ब्लड चढ़ाने के लिए काम आता है कि भाई जैसे कौन सा ब्लड ग्रुप उसमें लगेगा तो वही चढ़ाएं ताकि उसके कोई दिक्कत ना हो। या फिर कोई आनुवंशिक रोग हो जाते हैं, ठीक है, वो जेनेटिक डिजीज हो जाते हैं लाइक हीमोफीलिया वगैरह में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में देखा दैट इज मोस्ट इन कैरिंग आउट सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हेरिडेटरी डिसऑर्डर लाइक हीमोफीलिया एक्सेट्रा आदि के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस तरीके से मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी है। शानदार मार्क्स आएंगे आपके 90+, ये मेरी गारंटी है। सारे सब्जेक्ट अपन पढ़ने वाले हैं, बस एक मेरी बात को आपको मानना है, टाइम टेबल को फॉलो करना है और सारे के सारे वीडियो देखना है और साथ के साथ नोट्स बनाते हुए साथ के साथ लर्न करते हुए चलना है। जैसे ही कोर्स फिनिश हो जाएगा टेस्ट सीरीज चला दूंगा, सब कुछ रिवीजन हो जाएगा। बहुत परफेक्ट तैयारी करने वाले हैं, बस बात को आपको मानते हुए चलना है। ठीक है, रेगुलर स्टडी, नोट्स बना के पढ़ना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके नहीं छोड़ना है। ठीक है, ओके।